हेलो दोस्तों, द कार्टेक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन इतिहास में इतिहास जानने के जो माध्यम है, उसमें जो पहला माध्यम है पुरातात्विक माध्यम, उसके बारे में जानेंगे समझेंगे। पहले ये देखते हैं कि इतिहास लेखन शैली जो है वो भारत में 18वीं शताब्दी तक नहीं विकसित होती है। ऐसा क्यों? और जो इसके पहले लिखा गया उसका क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही है भारत में और भारत के इतिहास को जानने में। आप देखेंगे कि वैदिक एरा से लेके, वैदिक पीरियड से लेके और 18वीं शताब्दी तक, 18वीं शताब्दी ये मान के चलिए कि जब कंपनी का शासन, यहाँ तक भारत में इतिहास लेखन की शैली नहीं है। यहाँ लिखा जाएगा क्या? वेद लिखे गए, पुराण लिखे गए, स्मृतियाँ लिखी गई, महाकाव्य लिखे गए, चरित्र काव्य लिखे गए, नाटक लिखे गए, सब लिखा गया, लेकिन इतिहास कहीं नहीं लिखा गया कि विशेषतः इतिहास ही लिखा गया हो। ऐसा क्यों? और बाद में कंपनी के शासन में इतिहास लेखन की शैली जो विकसित हुई उसके बारे में जानेंगे समझेंगे। इतिहास लेखन शैली का जो विकास हुआ, इसके बारे में जानेंगे समझेंगे। कहीं किसी घटना के बारे में जब हम पढ़ रहे होते हैं, जैसे इतिहास कहा जाता है कि जो घटनाएं पूर्व में घटी हैं, उसके बारे में जब पढ़ रहे होते हैं तो वास्तव में हम उस घटना पे उस व्यक्ति का जो है विचार पढ़ रहे होते हैं। जो व्यक्ति को इतिहासकार कहा जाता है, उस घटना में वास्तविकता क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, उस पे उस इतिहासकार का विचार क्या है, हम उसको पढ़ रहे होते हैं। आइए देखते हैं कि भारत में इतिहास लेखन की शैली का विकास क्यों नहीं हुआ और इतिहास पार्ट किसका रहा जिसके माध्यम से इन सारी चीज़ों का रचना तो हुआ लेकिन इतिहास का रचना नहीं किया गया, उसकी कोई लेखन शैली नहीं आई। क्यों नहीं आई, आइए देखते हैं। इससे पहले ये समझना पड़ेगा कि किसी संस्कृति का विचार क्या है। जैसे भारतीय संस्कृति है या यूरोपीय संस्कृति है या अन्य संस्कृतियां जो जहाँ विकसित हुई, उसका मूलभूत विचार क्या होता है। कि जैसे भारतीय संस्कृति में जो पहली विचारधारा ये रही है, यहाँ समय को चक्रीय माना गया है, चक्रीय माना जाता है कि काल चक्र है, काल मतलब समय, चक्र मतलब चक्र, ये ऐसे चलता रहता है, बार बार इसमें दोहराव है। लेकिन आप पश्चिमी सभ्यता में देखेंगे, पश्चिमी सभ्यता में या पश्चिमी जो संस्कृतियां हैं उसमें आप देखेंगे कि समय को लीनियर माना जाता है, रेखीय। यहाँ लीनियर माना जाता है कि एक आरंभ है, एक अंत है। जैसे इस्लाम में आप देखेंगे कि क़यामत के दिन आएंगे, तो वो एक अंत है समय का। वही चीज ईसाई भी कहता है। तो जब कोई चीज चक्रीय हो तो यहाँ दोहराव होगा चीजों का, और जब दोहराव हो रहा हो तो छोटी मोटी राजनीतिक घटनाएं, किसी राजा का सत्ता में आना, राजनीतिक घटना घटना या फिर ऐसी कोई चीज होना, ये गौड़ हो जाता है। वो चीजें गौड़ हो जाती हैं, उसका बहुत महत्व नहीं रहता है। हाँ, ये है कि उस राजा द्वारा क्या नियम कानून और क्या नैतिकता लागू किया गया, क्या धर्म लागू किया गया, उसके बारे में जानने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक घटनाओं का कोई महत्व नहीं होता। जो चीज बार बार पुनरावृत्त हो रही है उससे क्या लेना देना है। यहाँ ये चीज रेखीय है, इसलिए इनको इतिहास में क्रोनोलॉजी चाहिए। इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। यहाँ इनको क्रोनोलॉजी चाहिए ताकि ये अपने आप को व्यवस्थित रख सकें। लेकिन यहाँ चक्रीय है,
और जब चक्रीय है तो दोहराव होगा तो कोई मतलब नहीं है, बार बार चीजें रिपीट होंगी। तो पहला कारण तो यही रहा। अब चक्रीय है तो यहाँ पे किसको महत्व ज्यादा दिया जाएगा? अध्यात्म को। अध्यात्म को महत्व दिया जाएगा, मोक्ष को महत्व दिया जाएगा, नैतिकता को महत्व दिया जाएगा, धर्म को महत्व दिया जाएगा, कि जो शाश्वत चीजें हैं उनको महत्व दिया जाएगा, ना कि किसी राजनीतिक सत्ता को। किसी राजनीतिक सत्ता को नहीं महत्व दिया जाएगा, जो शाश्वत चीजें हैं उनको महत्व दिया जाएगा। तो राजनीतिक सत्ता यहाँ गौड़ है। दूसरा कारण क्या रहा होगा? भारत में इतिहास जो है, भारत में धर्म का हिस्सा है। लेकिन पश्चिम में राजनीति का हिस्सा है। तो जो राजनीति और विज्ञान का हिस्सा होगा, तो यहाँ क्रोनोलॉजी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। क्रोनोलॉजी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। अगर धर्म का हिस्सा होगा तो नैतिकता, कर्तव्य, ये सब महत्वपूर्ण होगा। नैतिकता, कर्तव्य, धर्म, एक राजा द्वारा क्या क्या नैतिकता के नियम लागू किए गए, वो कितना नैतिक है, कितना कर्तव्य करता है अपनी प्रजा के लिए, वो किस धर्म की स्थापना करता है, उसकी जो है ये ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अगर राजनीति का हिस्सा है या विज्ञान का हिस्सा है तो उनके लिए समय चक्र, जो समय है कब क्या हुआ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा कारण क्या है? यहाँ काव्य एवं प्रशस्ति शैली का विकास हुआ। काव्य एवं प्रशस्ति शैली का विकास। यहाँ अभिलेख लिखे जाएंगे। कहाँ लिखे जाएंगे? या तो शिलालेख लिखे जाएंगे, शिलाओं पे, ताम्रपत्रों पर। प्रशस्ति जो लिखी जाएगी वो काव्यात्मक लिखी जाएगी, काव्यात्मक लिखी जाएगी। जैसे आप देखेंगे कि बाणभट्ट की हर्षचरित्र, हर्षचरित्र, या बिल्हण की विक्रमांक देवचरित्र, यहाँ चरित्र काव्य लिखे जाएंगे। कोई राजा है, उसका क्या चरित्र है, एक चरित्र उठाया जाएगा, उसे लिखा जाएगा। इसी कारण आप देखेंगे कि नाटकों में यही चीज दिखाई देता है कि किसी एक व्यक्ति का, एक किसी नायक और नायिका का कुछ उठाया जाता है और उसके पूरे नाटक के माध्यम से एक नैतिकता, धर्म और संस्कृति का जो है मैसेज दिया जाता है, संदेश दिया जाता है समाज को, जो कि उसके पाठक हैं। चरित्र काव्य लिखे जाएंगे, नाटक लिखे जाएंगे। तो ये भी एक चीज रहा कि जहाँ इतिहास ना लिखा जाता था बल्कि जो है प्रशस्ति लिखी जाती थी, अभिलेख लिखा जाता था। इसके माध्यम से पाठकों को
जो संदेश जाता था वो ये जाता था कि वो नैतिक कैसे बने, आध्यात्म से कैसे जुड़े, उनका धर्म क्या है, उनका कर्तव्य क्या है, ये सब मैसेज दिया जाता था प्रशस्ति के माध्यम से, काव्यों के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से, पुराणों स्मृतियों के माध्यम से। हर चीज से जो होता था वो मैसेज देना होता था, कुछ याद करना नहीं होता था। जबकि इतिहास में जो क्रोनोलॉजिकल है, पश्चिमी सभ्यता है, वहाँ याद करने पे बल दिया जाता है, लेकिन यहाँ संदेश देने पे बल दिया जाता है कि आप ऐसे बने। वहाँ ये बताया जाता है इतिहास में कैसा हुआ था। यहाँ पे एक चीज जो और रही, सत्य एवं आदर्श की प्रधानता हमेशा रही। सत्य एवं आदर्श की प्रधानता हमेशा रही है। भारतीय संस्कृति का ये महत्वपूर्ण और एक अद्वितीय भाग है, जहाँ हमेशा सत्य और आदर्श को ज्यादा महत्व दिया जाता है। आज भी जो है वही चीज है कि हम लोग ज्यादा सत्य और अहिंसा को, आदर्श को महत्व देते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। ये तो क्या करेगा, ये शाश्वत नियमों पर फोकस करेगा, जो शाश्वत नियम है। जैसे प्रकृति में परिवर्तन होता है, ये शाश्वत, ये उस पर फोकस करता है। इसी कारण हम देखते हैं कि प्रकृति की पूजा भी की जाती है। नैतिक मूल्यों को महत्व देगा। एक व्यक्ति को उसके नैतिक मूल्य क्या है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए क्या क्या उसके नैतिक मूल्य है, उसका वर्णन करता है। और किसका वर्णन करेगा, धार्मिक कार्यों को। धार्मिक कार्यों का वर्णन करेगा। धार्मिक कार्यों का मतलब ये नहीं है कि कर्मकांड करना, वो एक विकल्प हो सकता है कर्मकांड करना, जो अपने नैतिकता में, अपने समाज में, अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराओं में शामिल है। लेकिन धार्मिक का मतलब ये होता है कि समाज में उत्थान कराना, इसको महत्व दिया जाता है। ये कारण रहा है कि जिसके कारण भारत में इतिहास लेखन की जो शैली थी वो विकसित नहीं हुई। हम रचना करते हैं, हमारे यहाँ संत पैदा होते हैं, भारतीय संस्कृति में संत पैदा होते हैं, यहाँ ऋषि पैदा होते हैं, यहाँ आचार्य पैदा होते हैं। लेकिन यहाँ इतिहासकार नहीं थे। यहाँ इतिहासकार नहीं थे। आप देखेंगे चाहे वो ऋषि मुनियों का वंश हो, ऋग्वेद की रचना से लेके वो चाहे मेधातिथि हो, गृहसमद हो, विश्वामित्र हो, वशिष्ठ हो, वहाँ से लेके और 15वीं 16वीं शताब्दी तक अनेक संत हुए। कबीरदास, सूरदास, कालिदास, रविदास, तुकाराम, एकनाथ। महाराष्ट्र क्षेत्र में या फिर दक्षिण में संतों को देख लीजिए, यहाँ संत पैदा होते हैं। गुरु नानक देव जी हैं, गोरखनाथ जी हैं, चैतन्य महाप्रभु जी हैं, माता मीराबाई जी हैं। यहाँ संत पैदा होते हैं, यहाँ इतिहासकार नहीं पैदा होते थे। उसका कारण ये था कि हमारी जो संस्कृति है उसकी विचारधारा ही अलग है। आइए देखते हैं कि इतिहास लेखन की शैली विकसित कैसे हुई और इतिहास लिखा कैसे जाता है, और एक इतिहासकार हमें बताना क्या चाहता है अपने लेखन के माध्यम से। ये शुरू कहाँ से होता है इतिहास लिखने की परंपरा? 18वीं शताब्दी। जो आज हम पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, इसका वर्गीकरण किसी उपनिवेशी इतिहासकार ने ही किया होगा। आइए देखते हैं कि विकसित क्यों हुई और इसकी क्या जरूरत पड़ी। कंपनी ईसीसी, ईस्ट इंडिया EIC,
ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है, व्यापार करती है। 1764 के युद्ध में, जो बक्सर का है, बक्सर के युद्ध में जीतती है और 1765 में इसको दीवानी मिलती है। कहाँ की? बिहार, उड़ीसा, यहाँ सबकी जो दीवानी मिलती है। अब दीवानी मिली है तो इसको प्रशासनिक काम करना है। एक कंपनी प्रशासनिक रूप में मुड़ रही है, प्रशासन में जा रही है कि वहाँ के लोगों को प्रशासन करना है। अब प्रशासन में जाने के लिए ये जरूरी है कि आप अगर किसी पे शासन करना चाह रहे हैं, किसी पर नियंत्रण करना चाह रहे हैं, नियंत्रण करना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में जानना आवश्यक होता है कि वहाँ के रीति रिवाज क्या हैं, वहाँ की परंपराएं क्या हैं, वहाँ के अलग अलग नियम क्या क्या है, वहाँ का उत्तराधिकार नियम क्या है, ये जानना ज़्यादा आवश्यक होता है। जैसे अब प्रशासन मिला तो कंपनी शासन कर ही रही थी, कंपनी ताकतवर हो रही थी। तो इसके लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेटिंग एक्ट आता है, इसके माध्यम से कंपनी को नियंत्रित किया जाता है। कंपनी को नियंत्रण करने के लिए उसमें एक प्रावधान होता है, एक प्रावधान होता है कि यहाँ उच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। उच्च न्यायालय की स्थापना होती है और उसमें ये प्रावधान किया जाता है कि अब जो न्यायालय फैसला सुनाएगा वो भारतीय कानूनों को ध्यान में रख के सुनाएगा। हिंदू के लिए हिंदू कानून, मुस्लिम के लिए मुस्लिम कानून। अब हिंदू ज़्यादा हैं तो इनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इनकी अब हिंदू है, इनके लिए नियम बनाना है। अब अंग्रेज ये तो जान नहीं रहे हैं कि इनका नियम कानून क्या है, इनका विधि ग्रंथ क्या है, इनका कैसे क्या है। उसके लिए हिंदुओं का उस समय का जो सबसे बड़ा विधि ग्रंथ था, सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा विधि ग्रंथ था, वो क्या था? मनुस्मृति थी, जो एक विधि ग्रंथ है, कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इसी के माध्यम से हिंदू कानून चलते थे ज्यादातर मामलों में। तो 1776 में एक कंपनी का अधिकारी है जो विद्वान भी है, जानकार है, हैवले। ये क्या करता है? इसका अनुवाद करता है। अब इसका अंग्रेजी अनुवाद करेगा ताकि समझने में आसानी हो, अंग्रेजी अनुवाद करेगा। किस नाम से? एक कोड ऑफ जेंटू लॉ, इस नाम से ये मनुस्मृति का अनुवाद करता है। एक कोड ऑफ जेंटू लॉज। इसका जेंटू का मतलब होता है, क्योंकि वो ईसाई है, हिंदू गैर ईसाई है, तो जेंटू का मतलब होता है गैर ईसाई। गैर ईसाइयों के कानून के नाम से इसका अंग्रेजी अनुवाद करता है। अगला प्रयास क्या किया जाता है कि 1784 में विलियम जोन्स द्वारा एक संस्था का स्थापना किया जाता है। किस लिए?
एशिया के, खासकर भारत के, जो यहाँ की भाषा है, यहाँ का साहित्य है, यहाँ का जो है इतिहास है, यहाँ का कल्चर है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ का जो लैंग्वेज है, भाषा है, यहाँ का जो विज्ञान है, उसके अध्ययन करने के बारे में। क्या नाम था इसका? एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये एक संस्था, एक पत्रिका का प्रकाशन करती है एशियाटिक रिसर्च नाम से। एशियाटिक। अब ये किस पे रिसर्च कर रही थी? जो भारत के भाषा, संस्कृति, यहाँ का विज्ञान, यहाँ का साहित्य, इन सारी चीजों का रिसर्च कर रहे थे, उसके बारे में जान रहे थे। अब जब इन सारी चीजों की जानकारी हो जाएगी अंग्रेजों को, तब पूरे इतिहास को लिखने की, जो फिर घटनाएं भारत में घटी हैं, उसको लिखने के लिए अनेक अनेक दृष्टिकोण का विकास होगा। आइए देखते हैं किन दृष्टिकोणों का विकास हुआ था। पहला दृष्टिकोण ये था, जो है, इससे पहले थोड़ा देखते हैं कि और किन किन किताबों का अनुवाद किया गया, ताकि और गहराई तक इतिहासकार लिख सकें और जान सकें। इसमें जो भारत के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, उनका भी अनुवाद किया गया था। जैसे भारत का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? 1785 में चार्ल्स विल्किंस द्वारा गीता का अनुवाद किया गया, जो भारत का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे केंद्र में चलने वाला ग्रंथ है। कहा जाता है कि इसका अनुवाद करने के लिए वारेन हेस्टिंग्स ने स्वयं कहा था। वारेन हेस्टिंग्स ने स्वयं कहा था, और इसकी प्रस्तावना स्वयं वारेन हेस्टिंग्स ही लिखता है। प्रस्तावना वारेन हेस्टिंग्स स्वयं इसकी प्रस्तावना लिखता है। उसके बाद चार्ल्स विल्किंस आगे जाके उसको जो है और बढ़ाते हैं, लिखते हैं। जो 1787 में चार्ल्स विल्किंस ने ही विष्णु शर्मा की एक किताब है, विष्णु शर्मा की एक किताब है, हितोपदेश। लोगों के लिए जो हित का उपदेश दिए थे विष्णु शर्मा लिखने में संकलित करते हैं अपने काव्य में, उसका भी 1787 में चार्ल्स विल्किंस द्वारा अनुवाद किया जाता है। इससे भी चीजें निकल के आती हैं। 1789 में विलियम जोन्स द्वारा
यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए कि ये भारत का पहला संस्कृत ग्रंथ था जिसका अनुवाद किया गया था, गीता। और विलियम जोन्स द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद किया गया, जो भारत में अनुवादित पहला नाटक था। भारत के किसी नाटक का जो पहला अनुवाद हुआ था वो अभिज्ञान शकुंतलम था, पहला नाटक था ये। किसका नाटक है? कालिदास का, महाकवि कालिदास। इसका अनुवाद होता है। विलियम जोन्स यही कहता है इसे में अनुवादित करते समय कि यूरोपियन भाषाओं में, यूरोपियन संस्कृति में और भारतीय भाषा में काफ़ी समानता है। अब इसके आधार पर जो इतिहास लेखन की शैली विकसित हुई उसको देखते हैं कि क्या है, वो कैसे है। क्योंकि भारतीयों के बारे में अनुवाद के माध्यम से या जो है अन्य माध्यमों से, रिसर्च के माध्यम से जानकारी हो चुकी है, तो उसको लिखने का तरीका क्या विकसित होगा कि अब वो अपने अनुसार कैसे लिखेंगे। जैसे एंशियंट लिखते हैं, फिर मेडुअल लिखते हैं, फिर मॉडर्न लिखते हैं। ये उपनिवेशवादी इतिहासकार लिखते हैं। अब दृष्टिकोण क्या होगा? एक तो उपनिवेशवादी, जिसको आप उपयोगितावादी भी कह सकते हैं। अब इसके विरोध में अगर ब्रिटिशर्स इतिहासकार कुछ लिख रहे हैं तो उसके विरोध में राष्ट्रवादी इतिहासकार होंगे जो भारत में लिखेंगे। एक कोई तीसरा लिखेगा, तीसरा मतलब मार्क्सवादी। और भी विधाएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 3 विधाएं हैं। अब सोच के देखिए कि यहाँ एक व्यक्ति है, इतिहासकार है मैक्स मूलर। ये क्या लिखेगा? जो है ग्रांट है, मिल है, हीगल है, ये भारत के बारे में क्या लिखेंगे? जो इतिहासकार उपनिवेशवादी हैं, उपयोगितावादी हैं, वो भारत के बारे में क्या लिखेंगे? या जो राष्ट्रवादी हैं वो क्या लिखेंगे उसके बारे में? मैक्स मूलर की एक किताब है, ए सेक्रेड ऑफ सेक्रेड बुक ऑफ ईस्ट। इसमें ये वर्णित करता है कि भारतीय समाज सौम्यवादी है, सौम्यता है, वहां पर रहस्यमयी चिंतन है, वैमनस्यता नहीं है, सब मिलजुल के रहते हैं। हालांकि मैक्स मूलर कभी भारत आया नहीं, भारत के बारे में सिर्फ लिखा, उसको जो लगा होगा उसने वो लिखा। लेकिन शुरुआत यहाँ से होती है ग्रांट और मिल से। मिल पहला इतिहासकार था जेम्स मिल। ये पहला इतिहासकार ऐसा था जिसने भारत को 3 भागों में बांटा। पहला काल ये था हिंदू काल, दूसरा काल मुस्लिम काल,
तीसरा काल ये था कि ब्रिटिश काल। ये पहला इतिहासकार है कि जो भारतीय इतिहास में सांप्रदायिकता का एंट्री कराता है। बंटवारा करता है, ये पहला इतिहासकार है। ये एक उपयोगितावादी है। अब ये कुछ भी लिखेगा तो ये बताएगा कि आप खराब हो, हम बेहतर हैं, इसलिए हमारी उपयोगिता ज़्यादा है, हमारा आपके ऊपर शासन करना ज़्यादा अनिवार्य है, हम आपको बेहतर बनाएंगे, सभ्य बनाएंगे। अंग्रेज भी यही लगता था, को शासन कर रहे थे, हमें सभ्य बना रहे थे। इस पे ईसाई मिशनरियों का प्रभाव था। ईसाई मिशनरियों का प्रभाव था। अब ईसाई मिशनरियों का प्रभाव है तो फिर ये क्या लिखेगा भारत के समाज के बारे में, भारत के बारे में? ये ऐसा तो है नहीं कि भारत के बारे में अच्छा लिखेगा, क्योंकि उसको दिखाना है कि ब्रिटिश शासन भारत के ऊपर करना कितना उपयोगी है और उपयोगितावादी इतिहासकार है। तो भारत में जो कुछ भी होगा उसको वो नीचे करके ही दिखाएगा। पहले क्या दिखाएगा कि भारतीय लोग बहुत बर्बर हैं, भारतीय बर्बर हैं, ब्रिटिश सभ्य हैं, ब्रिटिश सभ्य हैं। पहली चीज तो ये बताएगा। दूसरी चीज ये कहेगा कि यहाँ के लोग बुद्धि के विरोधी हैं, बुद्धि विरोधी हैं, ताकि ये थोप सके कि ब्रिटिशर्स विज्ञान, ब्रिटिशर्स विचार सबसे ऊपर है, ब्रिटिशर्स ज़्यादा विचारवादी हैं, ज़्यादा बुद्धिमान है, ज़्यादा हर चीज़ है। किसी को नहीं ऊपर शासन करना हो तो उसकी चीज़ों को गलत बताइए। आज भी यही होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर हावी होना चाहता है, डोमिनेट होना चाहता है, तो उसकी कमियां गिनाता है, उसकी खूबियां नहीं गिनाएगा, तब वो अपने आप को उस पर डोमिनेट करने का प्रयास करता है। वही चीज़ इतिहासकार भी करते हैं कि चीज़ों को उसी तरीके से पेश करते हैं। बुद्ध विरोधी हैं, यहाँ के जो शासक हैं वो निरंकुश हैं, शासक निरंकुश है, ये बताएगा। रीत रिवाज घटिया है, रीत रिवाज परंपरा घटिया है, निचले डाउन पे है। अगर ये कहेंगे शासक निरंकुश है तो ये बताएंगे नहीं, हम ज़्यादा सभ्य हैं, वो निरंकुशता से ज़्यादा बेहतर हम हैं। रीत रिवाज घटिया है तो मतलब हम अपने विचारों को थोप सकते हैं कि नहीं हमारा वाला बेहतर है, आप वाला खराब है, तो ये बताएंगे कि रीत रिवाज घटिया है। समाज गतिहीन है, समाज गतिहीन है, ये सब बताएंगे। जो तो उपयोगितावादी, उपनिवेशवादी जो इतिहासकार हैं वो इन सारी चीज़ों को भारत के बारे में बुरा लिखेंगे और ये साबित करने का प्रयास करेंगे कि हम लोग बेहतर हैं, आप लोग खराब हैं, इसलिए हम लोग उपयोगी हैं, आपके ऊपर शासन करना है और ऐसे ऐसे आपके ऊपर हम नियंत्रण करते हैं। मतलब हम पे शासन भी करेंगे, हमको ये बताएंगे भी कि आप खराब हो, हम बेहतर हैं। अब इसके विरोध में कौन आएगा? राष्ट्रवादी आएंगे। अब राष्ट्रवादी इतिहास क्या करेंगे? जो चीज वो गलत कह रहा है, अब राष्ट्रवादी इतिहासकार उसी चीज को सही करने का प्रयास करेंगे। कि इसीलिए जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, अब वह ब्रिटिशर्स इतिहासकार ये लिखते हैं कि भारत का समाज है वो गतिहीन है, बुद्धि विरोधी है, रीत रिवाज घटिया हैं, परंपराएं वहाँ की घटिया हैं, विज्ञान वहाँ पे नहीं है, भारतीय बर्बर हैं। तो इसके विरोध में जो राष्ट्रवादी इतिहासकार होंगे वो क्या लिखेंगे? इसलिए यहाँ समाज सुधारक ज़्यादा हुए हैं। आप देखेंगे आधुनिक भारत में यहाँ समाज सुधारक ज़्यादा हुए हैं। तो जो राष्ट्रवादी इतिहासकार होंगे वो इस पे फोकस करेंगे, उपनिवेशवाद के विरोध में रहेंगे।
विरोध करेंगे। भारतीय संस्कृति एवं महात्मा गौरव का वर्णन करेंगे। यहाँ के ग्रंथों, महाकाव्यों, अन्य चीज को महत्वपूर्ण बताएंगे। इसमें शामिल कौन कौन है, चाहे वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी हों, एनी बेसेंट हों, विवेकानंद जी हों, दयानंद सरस्वती जी हों, पंडित पांडुरंग बामन काणे जी हों, ये सब जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं। जबकि स्वामी देखेंगे कि दयानंद सरस्वती जी वेदों की और नोटों तक की वकालत करते हैं। दयानंद सरस्वती जी वेदों की ओर लौटो की वकालत करते हैं। तिलक जी हैं, एनी बेसेंट जी हैं, वो होम रूल को महत्वपूर्ण देते हैं कि नहीं, हमारा स्वदेशी ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमें विदेशी शासन नहीं चाहिए, हमारा स्वदेश का जो नियम है, होम रूल है, हमारे घर का नियम है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मार्क्सवादी अलग विचारधारा पे चलेंगे। अब आइए देखते हैं कि इन सारे दृष्टिकोणों में जो भारतीय इतिहास लेखन की शैली थी, उसके माध्यम से जो स्रोत निकल के आए कि भारतीय इतिहास को कैसे जाना जाए, तो उसमें 3 चीज़ें निकल के आई। एक तो ये है कि पुरातात्विक स्रोत, जिसमें अभिलेखों का, सिक्कों का, भावनों का, चित्रकला का जो है शामिल किया जाता है। पुरातात्विक रूप से जो खुदाई में मिले हैं, उसके आधार पर जो हमने कल संकल्पना की, जो कुछ भी माना, उसके बारे में चर्चा होती है पुरातात्विक स्रोत में। दूसरा ये होता है कि साहित्यिक स्रोत, जो कि हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तीसरा ये होता है कि विदेशी कोई आए, यहाँ देखे, यहाँ सुने, यहाँ रहे, पहले फिर यहाँ से जाके उसका विवरण दिए। जैसे आज के नए युग में, अगर डिजिटल युग में कहें तो ब्लॉगर हैं, वो कहीं जाते हैं तो फिर डिजिटल होकर उसको बताते हैं कि यहाँ की व्यवस्थाएं ऐसी, यहाँ खाने को ये मिलता है, यहाँ के रास्ते ऐसे हैं, यहाँ के लोग ऐसे हैं, यहाँ की जो है आतिथ्य देवो भव वाली व्यवस्था कैसे है, उसके बारे में करते हैं। वही चीज़ विदेशी यात्री भी करते थे जब प्राचीन में भारत में आते थे। तो आइए देखते हैं कि अभिलेखीय जो प्रमाण है, अभिलेखीय पुरातात्विक माध्यम है, उसके बारे में कहाँ से क्या जानकारी मिलती है। अब पुरातात्विक माध्यम में क्या क्या आते हैं। पहले अभिलेख आएंगे, सिक्के आएंगे, चित्रकला आएगी, भवन आएंगे कि मंदिरों का जो निर्माण हुआ वो क्या सांस्कृतिक संदेश दे रहे थे, या फिर स्मारक, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये दोनों चीज़ें हैं, अभिलेखीय और सिक्के। तो अभिलेख क्या होता है पहले यही देख लेते हैं, फिर अभिलेख का जो इतिहास है उसके बारे में देखते हैं। जैसे वर्तमान में आप देखेंगे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है कि ये दोनों एक अभिलेखीय न्यायालय हैं। तो अभिलेख का मतलब क्या होता है, कोई नियम कानून, कोई आदेश, कोई बात किसी चीज पर लिख देना, और जो वो भविष्य में किसी चीज का अनुसरण भी करे। अगर कोई नियम लिखा है तो भविष्य में लोग उसका अनुसरण करें, कोई कानून लिखा है तो भविष्य में लोग उसका अनुकरण करें, कोई नैतिकता लिखा है तो भविष्य में लोग उसका अनुसरण करें। तब तो पन्ना था नहीं, किताबें थी नहीं, कागज का आविष्कार हुआ था, लेकिन उस समय भारत में लिखने की जो परंपरा थी वो कहाँ पे थी। तो अभिलेख अभिलेख का मतलब होता है कि जिसका अनुसरण बाद में करना किया जाए।
जिस लेखन का, अब वो चाहे नीति हो सकते हैं, नियम हो सकते हैं, अनुसरण होता रहे। किसके द्वारा? समाज के द्वारा। कहाँ लिखा जाएगा ये? ताम्रपत्र पर लिखा जाएगा। शिलालेख, शिलालेख पे लिखा जाएगा। अब शिलालेख में हो सकता है कोई बृहद शिलालेख हो, बड़ा वाला हो, लघु शिलालेख हो सकता है, छोटे में लिखा हो, या स्तंभ लेख हो। इसके बारे में हो सकता है। तो क्या इस पे आदेश लिखा जा सकता है? नियम, नीति, धर्म वचन, नैतिकता, ये सारी चीजें जो है शिलालेखों पर लिखा जाएगा, राजाओं द्वारा लिखाया जाएगा। आइए देखते हैं कि पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है, जो सबसे प्राचीन प्रमाण है वो कहाँ से मिलता है और उसका भारत पे क्या प्रभाव होता है, और फिर भारत में सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिलता है और किसने लिखवाया, किससे प्रेरित होकर लिखवाया। अभिलेख अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से मिलता है? बोगच कोई से। कब मिलता है? 1400 ईस्वी के ईसा पूर्व का है ये। कहाँ से मिलता है? बोगच कोई से। बोगच कोई कहाँ है? तुर्की में। तुर्की कहाँ है? पश्चिमी एशिया में। वर्तमान नाम इनका क्या है? बोगच केले। यहाँ पर एक अभिलेख मिलता है। ये अभिलेख है किसका? सवाल तो यही है कि अभिलेख है किसका। इस पे जो देवताओं का वर्णन है, जो है मित्र, अरुण, नासत्य और इंद्र का, 4 देवताओं का वर्णन है। मित्र, अरुण, नासत्य और इंद्र, इन देवताओं का वर्णन है कि जो देवता भारत में भी मान्यता प्राप्त हैं, भारत में भी इनकी मान्यता है। ये अभिलेख है किसका? उस समय 1500 से लेके 1300 ईसा पूर्व तक तुर्की में 2 राजवंश हैं, हित्ती राजवंश और मित्तिनी राजवंश। इन दोनों का संधि अभिलेख है ये।
दोनों के बीच में युद्ध हो रहा था, फिर दोनों के बीच में संधियां होती हैं, उसी का ये संधि अभिलेख है। उसी पर इन चारों देवताओं मित्र, वरुण, नासत्य और इंद्र की मतलब प्रमाण मिलते हैं, जिसकी मान्यता भारत में भी है। तो ये क्या साबित करता है, ये चीज क्या साबित करता है कि क्या भारत का विकास वहां तक हुआ? ये था नहीं, क्योंकि वहां अलग राजवंश है, अलग चीज है, पश्चिमी एशिया है। इसका मतलब ये है कि जिन देवताओं का प्रभाव, जिन देवताओं की मान्यता भारत में थी, अविभाजित भारत में, जिसका उन्हीं की मान्यता पश्चिमी एशिया में भी थी। तो ये प्रमाण मिलता है भोगजकोई से, जो 1400 ईसा पूर्व के आसपास तुर्की पश्चिमी एशिया से मिलता है। किसका अभिलेख है? हित्ती राजवंश का, मित्तिनी राजवंश का। दोनों का संधि अभिलेख है। वहां पे 4 देवताओं का वर्णन मिलता है, मित्र, वरुण, नासत्य और इंद्र, जिनकी मान्यता भारत में ज्यादा है। यही मान्यता उनकी पश्चिमी एशिया में भी है। तो देखते हैं कि भारत में सबसे प्राचीन क्या है। ये दुनिया का सबसे प्राचीन अभिलेख है। सबसे प्राचीन अभिलेख, सबसे प्राचीन अभिलेख है। आइए देखते हैं कि भारत में क्या स्थिति है और भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से मिलता है। मान लीजिए कोई अभिलेख कहीं से मिलता हो, पूरे भारत में कहीं से मिलता हो, वो किसी का हो, रुद्रदामन का हो, खारवेल का हो, अशोक का हो, स्कंदगुप्त का हो, समुद्रगुप्त का हो, किसी का भी हो, तो उस पर किस चीज का वर्णन मिलेगा? अगर ये चीज आप समझ रहे हैं कि उस पर किस चीज का वर्णन मिलेगा, तो आपको ये जानने में बड़ी आसानी होगी कि इतिहास में उसका महत्व क्या है। तो किसी अभिलेख पर क्या वर्णन होगा, आइए देखते हैं कि उसका क्या होगा। एक अभिलेख मान लीजिए, इसको लिखाएगा कौन? कोई राजा ही लिखाएगा, प्रजा तो लिखाएगी नहीं, कोई राजा लिखाएगा। तो राजा क्या करता था? राजा आदेश देता था, तो उसका वर्णन कराएगा उस पे कि राजा के क्या आदेश है, समाज में उसका मैसेज क्या जाएगा, आदेश का वर्णन करेगा। राजा किसी साम्राज्य को विजित करता है तो विजय अभियान का वर्णन करेगा। विजय अभियान का वर्णन करेगा। कोई धर्म का काम कर रहा है या समाज में धर्म की स्थापना के लिए जो आदेश देगा, समाज में उसके धर्म की मान्यता क्या है, वो क्या मानता है, किस चीज को मानता है, उसको बताएगा। किसको? समाज को, जिसको वो स्थापित करेगा कि वो शैव संप्रदाय का है, वैष्णव का है, भागवत का है, शाक्त संप्रदाय का है, या किसी अन्य संप्रदाय का है, बौद्ध का है, जैन का है, वो उसको लिखवाएगा। नीति, नैतिकता, धार्मिक कार्यों का वर्णन करेगा। दान दक्षिणा दिया है, दान दक्षिणा पे उसके क्या विचार हैं, उसका वर्णन करेगा। तो अभिलेखों पे इसी चीजों का वर्णन मिलेगा। जैसे आप देखेंगे कि अशोक के जो बृहद शिलालेख हैं, उस पे आदेश मिलते हैं कि राजा, अशोक, सम्राट अशोक अपने प्रजा को ये आदेश देता है, कैसे ऐसे अपने अधिकारियों को आदेश देता है कैसे ऐसे करना है। लेकिन उसके लघु शिलालेख में ये मिलता है कि उसका नाम कैसे होगा, वो किस धर्म को मानता है, कैसे है, जो है। अन्य शिलालेखों में देखेंगे जो है, तो वहाँ विजय अभियानों का वर्णन मिलता है। तो इन सारी चीजों से इतिहास जानने का अवसर मिलता है कि किस तरफ से घटनाएं होकर गुजरी हैं। आइए देखते हैं कि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है।
भारत में जो सबसे प्राचीन अभिलेख मिलता है वो सम्राट अशोक का मिलता है, चक्रवर्ती सम्राट अशोक। अब अशोक का पूरा डिटेल तो जब पढ़ेंगे इतिहास में आगे उसको तब जानेंगे, लेकिन इनका जो अभिलेख है उसके बारे में जानते हैं कि जो भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख है, भारत का प्राचीन शिलालेख या अभिलेख है। अच्छा, सम्राट अशोक इसको किससे प्रेरित होकर जारी किया था, कहाँ से उसको ये प्रेरणा मिली थी कि अभिलेख या शिलालेख को जारी करना चाहिए? एक ईरानी सम्राट है, ईरानी राजा, जो सिंध विजय किया था, दारा। इसी से प्रेरित होकर सम्राट अशोक ने शिलालेखों का निर्माण करवाया अलग अलग जगह पे। जो है सम्राट अशोक का जो पहली बार खोज किया गया कि सम्राट अशोक का शिलालेख है, किसने खोज किया और कब खोज किया? तो 1750 में एक पादरी थे, डी पैंथेलर। 1750 में पादरी हैं, ईसाइयों के फादर, टी पैंथेलर। इन्होंने दिल्ली मिरात स्तंभ लेख का खोज किया जाए। इनके शिलालेख को पढ़ा कौन था? पहली बार जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 में। कौन पढ़ा था? जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। अच्छा, अशोक के शिलालेख में 4 लिपियां पाई जाती हैं, खरोष्ठी है, अरमाइकी है, यूनानी है। जो लिपियां पाई जा रही हैं उसकी 4 लिपियां हैं। उन 4 लिपियों में किस लिपि का टूटन किया था? किस लिपि को पढ़ा था? चारों लिपियों में ब्राह्मी को पढ़ा था, खरोष्ठी को पढ़ा था, अरमाइको को पढ़ा था, यूनानी को पढ़ा था। किस लिपि को इसने पढ़ा था? तो ये ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। यहीं से अशोक के शिलालेखों के बारे में जानकारी मिलती है। ये 3 प्रकार के इसके शिलालेख हैं। एक तो बृहत शिलालेख है, जिसपे इसके आदेश का वर्णन है, इसके आदेशों का वर्णन है। तो ये आदेश मतलब ये होगा कि प्रशासनिक नीतियां, कि प्रशासनिक नीतियों का वर्णन है, उसके आदेशों का वर्णन है। ये जो है कहाँ कहाँ से मिलते हैं? शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, गुजरात, गिरनार से मिलेगा, कालसी से, उत्तराखंड, कालसी से मिलेगा जो उत्तराखंड में है, जो गुजरात में है। एरागुड़ी, यहाँ सबसे इसके जो है
अभिलेख मिलते हैं, शिलालेख मिलते हैं जो बृहत हैं, जिसमें प्रशासनिक नीतियों का वर्णन है। लघु शिलालेख पे अशोक के लघु शिलालेख, पहला तो यह है कि बृहत शिलालेख, दूसरा ये है लघु शिलालेख। अशोक के व्यक्तिगत जीवन का वर्णन है, अशोक के व्यक्तिगत जीवन का वर्णन है। अब जीवन का वर्णन है तो अशोक का एक नाम प्रियदर्शी भी है, लेकिन किन किन शिलालेखों में अशोक नाम का वर्णन है? तो चार है, मस्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उद्गोलन। चार है जिसपे अशोक नाम का वर्णन मिलता है, मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उद्गोलन। ये चार लघु शिलालेख ऐसे हैं जिसमें अशोक का वर्णन, अशोक नाम का वर्णन मिलता है। अशोक नाम का वर्णन मिलता है। इसके स्तंभ लेख भी हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, बृहत हैं, कुछ छोटे हैं। आगे पढ़ेंगे तो उसको विस्तार से पढ़ेंगे कि कौन कहाँ से मिला, उसमें क्या वर्णन है, कैसे है। तो यहाँ से अशोक की पूरी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्रशासनिक शैलियों के बारे में जानकारी मिलती है कि अशोक का जीवन कैसे रहा, उसका समाज कैसे रहा, हर चीज के बारे में जानकारी मिलती है। अन्य अभिलेख जिसको याद रखा जा सकता है, जहाँ से हमको सूचना मिलती है, वो कौन कौन से हैं? अच्छा, एक चीज है, गुप्त काल से बाद के जितने अभिलेख हैं वो ज्यादातर संस्कृत में हैं, लेकिन इससे पहले के जो अभिलेख हैं वो ज्यादातर प्राकृत भाषा में हैं, प्राकृत भाषा में है। आइए देखते हैं कि कहाँ कौन सा अभिलेख है, कैसे मिला और किसका है। पहला अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख है। किसका है? कलिंग राज खारवेल। कलिंग नरेश। जूनागढ़ अभिलेख। किसका है? रुद्रदामन का। नासिक अभिलेख। गौतमी बलश्री का। प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त का। और कौन सा अभिलेख किसका है? ऐहोल अभिलेख।
ये होल अभिलेख किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का। पुलकेशिन द्वितीय का। और अन्य जो अभिलेख हैं, ग्वालियर अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज का। राजा भोज कौन राजा है? प्रतिहार नरेश है। प्रतिहार नरेश भोज का है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश। मंदसौर यशोधर्मन। मालवा नरेश। अन्य अभिलेख और कौन सा है? भीतरी अभिलेख किसका है? भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त का। स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख विजयसेन का। सेन शासक विजयसेन का। अन्य अभिलेखों में एहोल अभिलेख एक ठो और है, तोरमाण का। मूल शासक तोरमाण का एक अभिलेख है जो एहोल है। ये अभिलेख उस समय के जिस राजा का है, जहाँ पे है, उस वंश का, वहाँ के समाज का, वहाँ की सांस्कृतिक स्थितियों का, राजाओं की विजय अभियानों का, उनके आदेशों का, हर चीज का वर्णन करता है, जो आगे हम लोग विस्तार से देखेंगे जब पढ़ेंगे। तो यहाँ से भी इतिहास के स्रोत मिलते हैं, जिससे इतिहास आगे लिखा जाता है, भारत का इतिहास लिखा जाता है, प्राचीन इतिहास पे इसका प्रभाव पड़ता है। आइए देखते हैं अन्य प्रभाव क्या रहे। अगर ये पूछा जाए कि सर्वाधिक अभिलेख कहाँ से मिले हैं भारत में, सर्वाधिक अभिलेख भारत में कहाँ से मिले हैं, तो मैसूर से सबसे ज्यादा अभिलेख प्राप्त किए गए हैं। आइए देखते हैं कि आगे जो पुरातात्विक स्रोत हैं, चाहे वो सिक्कों का स्रोत रहा हो, चाहे वो भवनों का, मूर्तियों का, देखते हैं कि सिक्कों का क्या इतिहास रहा और उसका क्या प्रभाव पड़ता है। सिक्के ये करता क्या है? सिक्का व्यापारिक लेन देन को आसान बनाता है। वस्तुओं का मूल्यवर्धन करता है। मूल्यवर्धन करता है। तो जो सिक्कों का इतिहास है, वो पहले सिक्के जो मिलते हैं भारत में, सबसे प्राचीन सिक्का, अच्छा, विश्व में पहला सिक्का जो चला था वो कहाँ था? तुर्की में एक स्थान था लबीडिया, यहाँ पर सिक्कों का प्रचलन हुआ था।
दो प्रकार के सिक्के थे, एक सोना था, एक चांदी था, एक दोनों का मिश्रण होता था। तो तुर्की की लवेडिया में सिक्कों की शुरुआत होती है, लेकिन भारत में जो सबसे प्राचीन सिक्कों का इतिहास मिलता है वो मिलता है आहत सिक्कों के रूप में। कब से? अच्छा, आहत सिक्के क्या होते हैं? मान लीजिए ये सिक्का है, आप देखते होंगे कि वर्तमान में जो भारत वो उत्तर प्रदेश शासन का मुहर है जिसपे दो मछलियां हैं, धनुष तीर है और गंगा यमुना का मिलन दिखाया गया है, तो वो एक प्रशासनिक चिन्ह है किसी राज्य का। उस समय राजाओं का चिन्ह होता रहा होगा, होता ही था व्यापार के लिए। मान लीजिए कोई चिन्ह बनाया गया है ऐसे करके, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, तो ये राजा का चिन्ह है। अब किसी चांदी के टुकड़े या सोने के टुकड़े पे जो गोल है, चौकोर है, उस पे उस मोहर को लगा दिया जाता था, पंचमार्क कर दिया गया। और जब पंचमार्क कर दिया गया तो जिस पे पंचमार्क या मुहर लगा हो, जिस चीज पे, जिस चांदी के टुकड़े या सोने के टुकड़े पे, उसको फिर आहत सिक्के कहा जाता था, पंचमार्क सिक्का। सिर्फ मोहर लगती थी। वो तो बाद में राजाओं के नाम लिखे जाने लगे, देवताओं के नाम लिखे जाने लगे, वो तो प्रक्रिया बाद में हुई, लेकिन जो शुरुआती दौर था वो आहत सिक्कों का था कि राजा की मोहर या किसी व्यापारी की मोहर या किसी श्रेष्ठी की मोहर लग जाती थी और ये माना जाता था कि ये फला व्यापारी या फला राजा का सिक्का है। और आहत सिक्के ऐसे बनाए जाते थे। ये होते कैसे थे? या तो ये चांदी का टुकड़ा होगा, सोने का होगा, क्योंकि उस समय यही धातुएं प्रचलित थी तो इन्हीं पर लगाया गया। अब टाइटेनियम तो था नहीं उस समय कि वो लगाएंगे, या फिर जो वर्तमान में सिक्कों का तत्व है वो उस समय था नहीं, ज़्यादा ये था चांदी सोना जो आसानी से उपलब्ध था, तो उसी को बनाया जाएगा जो आसानी से उपलब्ध हो। कब आया? 6th सेंचुरी BC में। उस समय चल क्या रहा है? महाजनपद काल। महाजनपद काल में तो ये आहत सिक्कों का है। उस समय से ये पता चलता है कि उस समय व्यापार लेन देन कैसे होते थे, क्या होता था उसके बारे में। लेकिन बड़े यहाँ पंचमार्क सिक्कों पर जो मुहर होती थी, किसी जानवर की मुहर हो सकती थी, मछली की, शेर की, सिंह की, बाघ की, तीर धनुष हो सकते थे, या जो उस राज्य का जो चिन्ह होता था उसी को उस पर छाप दिया जाता था कि ये किस राज्य का चिन्ह है। अलग अलग राजाओं के अपने अपने चिन्ह होते थे। तो ये आहत सिक्के थे। लेकिन जो सबसे ज्यादा सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ वो मौर्य काल में शुरू हुआ। सिक्कों का सर्वाधिक प्रचलन मौर्य काल में, जो सिक्कों का सर्वाधिक प्रचलन हुआ वो मौर्य काल में शुरू हुआ। लेकिन जो सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए, जिसपे सबसे पहले सोने के सिक्के जिसपे नाम, चित्र या चिन्ह होता था वो हिंद यवन शासक जो थे, हिंद यवन शासकों द्वारा जारी किया गया था। अगर ये कहें कि शब्द शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किया, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के तो कुषाणों ने, कुषाण काल में। कुषाण काल में सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। लेकिन सर्वाधिक सोने के सिक्के, सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में।
गुप्त काल में जारी किया गया, जहां इसको दिनार कहा जाता था। दिनार कहा जाता था। सर्वाधिक सोने सिक्के जारी करने के लिए गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। स्वर्ण युग भी कहा जाता है, क्योंकि सोना मतलब धन संपदा पर्याप्त है, ज्यादा से ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि स्वर्ण युग चल रहा है गुप्त काल में। अगर ये कहा जाए कि सोने चांदी के अलावा शीशे के भी सिक्के चलते थे, तो सर्वाधिक शीशे के सिक्के जो जारी किए गए थे सर्वाधिक शीशे के सिक्के तो सातवाहनों में। एक अद्भुत वंश जब पढ़ेंगे तो देखेंगे, सातवाहनों द्वारा। सातवाहनों द्वारा सबसे ज्यादा जारी किया गया। तो इन सिक्कों के माध्यम से भी इतिहास पे प्रभाव पड़ता है, इतिहास को जानने का, उसको समझने का, व्यापार का, उस समय के उद्योग का, उस समय की सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति का हमें जानकारी मिलती है। मूर्तियों से क्या जानकारी मिलती है? अगला कारण जो था जानने का, मूर्तियां शुरुआत गुप्त कुषाण काल से होती है। लेकिन अलग अलग शैलियों का विकास होता है। तो जो मूर्तियां होती हैं, मंदिर होते हैं, वो सांस्कृतिक सामाजिक जीवन, धार्मिक सांस्कृतिक सामाजिक धार्मिक भावना, किसी समाज में क्या धार्मिक स्थिति है, उसकी समाज की स्थिति क्या है, उसकी सांस्कृतिक स्थिति क्या है, ये मूर्तियों और मंदिरों से अगर गहराई से देखा जाए तो पता चलता है कि समाज किस दिशा में सोचता है और किस दिशा में वो आगे बढ़ता है, उसके आदर्श, उसकी नैतिकता, उसके नियम क्या है। स्मारक भवन में वो चाहे बड़े बड़े स्मारक बने हों, अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ हो, उससे भी जानकारी मिलती है। स्मारक से चित्रकला से भी जानकारी मिलती है। अगर आप देखेंगे अजंता, तो यहाँ पे हर चित्र में एक मानवीय झलक मिलती है, मानवीय झलक मिलती है। जैसे वहाँ के दो चित्र बड़े फेमस है, एक मणिहासन राजकुमारी का, एक माता एवं शिशु के साथ, माता और शिशु, मणिहासन राजकुमारी। अब ये माता शिशु का जो चित्र है और मणिहासन राजकुमारी का चित्र है, ये क्या संदेश देना चाहते हैं उस समाज को, उस समय की व्यवस्था को, या भविष्य में आने वाली चीज़ों को क्या संदेश प्रेषित करना चाह रहे हैं, उसके माध्यम से। तो ये सारे पुरातात्विक माध्यम है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अभिलेखीय हैं, शिलालेख हैं, फिर सिक्के हैं, जैसे व्यापार उद्योग का पता लगता है, फिर मूर्तियां हैं, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। मंदिरों से अनेक शैलियों की जानकारी मिलती है कि वास्तुकला कैसे रही होगी, नागर शैली है, दर्पण शैली है, बेसर शैली है, कैसे कैसे विकास हुआ। चित्रकला के माध्यम से भावनाओं को प्रेषित करने का प्रयास किया जाता था, उससे भी हमें अपने इतिहास की जानकारी मिलती है। ये टॉपिक यहीं समाप्त होती है। अगले टॉपिक में हम लोग साहित्यिक स्रोत देखेंगे कि साहित्य से हमें क्या जानकारी मिलती है। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।